गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ेंगे। लिंकेज, जिसको कि हिंदी में सहलग्न कहते हैं, और ये जो प्रक्रिया है उसको संलग्नता कहते हैं। संलग्न मतलब किसी भी गुणसूत्र पर जो जीन एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और इस क्रम को या उनके लगने की जो क्रम है उनको लिंकेज कहा जाता है या संलग्न कहा जाता है। तो गुणसूत्र का एक गुणसूत्र, चाहे वो लैंगिक गुणसूत्र हो या अलैंगिक गुणसूत्र, पर जीनों की उपस्थिति की अवस्था को संलग्नता कहा जाता है। सबसे पहले बैटसन व पुन्नेट के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था मीठी मटर पर, और उन्होंने जब पाया कि जो मीठी मटर के F1 पीढ़ी थी उनमें जब टेस्ट क्रॉस कराया गया तो उनका जो प्रतिशत है या रेशो है वो 1:1:1:1 आना चाहिए था, लेकिन उसके स्थान पर 7:1:1:7 आया। उनके अनुसार ये अनुपात इस वजह से आया कि जब जो दो जीन होते हैं, दो लक्षण का निर्वाह करने वाले, जब एक साथ आते हैं तो वो युग्मन का कार्य करते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो प्रतिकर्षण का कार्य करते हैं। तो अगर लिंकेज की डेफिनेशन इस प्रकार से कहेंगे हम, जीन जो एक गुणसूत्र में एक साथ स्थित होते हैं उन्हें जुड़े हुए जीन के रूप में जाना जाता है। चूँकि वे एक दूसरे के करीब हैं और एक ही गुणसूत्र में स्थित है, इसलिए उन्हें लिंक समूह कहा जाता है। कोशिका विभाजन के अर्धसूत्री विभाजन के रूप में एक इकाई के रूप में विरासत में मिलने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्र एक मात्र कोशिका से या पेरेंट से अपने उनके ऑफस्प्रिंग में जाती है, तो ये इस प्रकार के लिंक जीन्स संतति को प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे जो मेंडल का स्वतंत्र अपवहन का नियम है वो उसका पालन नहीं होता। मेंडल का स्वतंत्र अपवहन के नियम के अनुसार जो जीन है या कोई भी लक्षण है वो अपने आप को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है, वो किसी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन जो बैटसन व पुन्नेट का जो एक्सपेरिमेंट था उससे ये प्रूफ हुआ कि कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो जीन होते हैं एक साथ संचरण करते हैं। जैसे कि किसी की आँख का रंग नीला है तो उसके बाल भी कर्ली होना, तो हो सकता है आँख के रंग का आँख का जो कलर है और बालों का जो कर्लीपन है वो दोनों जीन एक साथ उपस्थित हों और ये एक साथ संतति में प्रवेश करें। तो जिस बच्चे की आँख का रंग नीला होगा उसके बाल कर्ली हों। ये एक जो भी है एक एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। अब जो युग्मन और प्रतिकर्षण की जो परिकल्पना थी, बाद में जो अन्य वैज्ञानिक थे जैसे कि T.H. मॉर्गन हुए, उन्होंने ड्रोसोफिला पे काम किया और उन्होंने भी ये युग्मन और प्रतिकर्षण के एक्सपेरिमेंट को देखा और कुछ इसमें कमियां पाई गई। और क्योंकि एक्सप्लेन करने में ये युग्मन और प्रतिकर्षण क्या है ये एग्जैक्टली चीज़ें सही बता नहीं पाता, तो आनुवंशिकता के समय एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित दो या दो से अधिक जीन के लगातार साथ साथ संयोजित बने रहने की प्रवृत्ति को ही संलग्नता कहते हैं, और साथ साथ संयोजित जीन संलग्न जीन कहलाते हैं। ये हुई लिंकेज की डेफिनेशन। मतलब जैसे ये एक क्रोमोसोम है पूरा जिसमें ये अर्ध क्रोमेटिड है, अगर इनके पास पास जीन उपस्थित हैं तो ये एक साथ संचरित होंगे, एक साथ पुत्री कोशिका में प्रवेश करेंगे। अगर एक बार और डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, आनुवंशिकता के समय एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित दो या दो से अधिक जीन के लगातार साथ साथ संयोजित बने रहने की प्रवृत्ति को ही संलग्नता कहते हैं, और साथ साथ संयोजित जीन संलग्न जीन कहलाते हैं। यहाँ पर अब लिंकेज के प्रकार हैं, ये तो डेफिनेशन हुई। अब लिंकेज में दो प्रकार के लिंकेज होते हैं, एक तो पूर्ण होता है और एक अपूर्ण होता है। जब जीन एक साथ बहुत ही करीब उपस्थित हो और वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता हो उस क्षेत्र में, तो इस
प्रकार का जो क्रॉसिंग या लिंकेज है वो पूर्ण लिंकेज कहलाता है। और इसके परिणाम स्वरूप जो संतति प्राप्त होती है वो पूरी तरह से माता पिता पर या मातृ पौधे के समान या पेरेंट्स के समान होती है। ये है कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल। जैसे कि ये एक युग्मक है जिसमें कि ये एक गुणसूत्र जिसपे कि कैपिटल ए और कैपिटल बी कोई जीन उपस्थित है, और ये जब संतति में प्रवेश करते हैं तो ये एज इट इज़ जैसे पेरेंट्स में थे वैसे के वैसे यहाँ पर आ जाते हैं पुत्री कोशिकाओं में। सेम इस प्रकार की अब जो क्रिया है वो इसमें भी हो रही है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, तो इसको कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। दूसरा है अधूरा लिंकेज। जब जीन में किसी भी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है तो उसमें कुछ नए कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं, और नए कॉम्बिनेशन के वजह से ये जो लिंकेज होता है वो अधूरा रह जाता है। उसमें कुछ प्रतिशत कॉम्बिनेंट प्रकार के या नए प्रकार के गुण आ जाते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाई देता है। इसमें ये एक रंगीन और फुल पूरे भरे हुए बीज के मध्य क्रॉस कराया है, और ये है एक जिसमें कि कलर नहीं है, रंगहीन और सक्रिय क्या बोलते हैं उसको, श्रिंक्ड जो बीज होते हैं उनके मध्य क्रॉस कराया गया है। तो हमें जो प्राप्त हुआ है F1 पीढ़ी में वो प्रभावी के लक्षण प्राप्त हुए हैं जब इनके मध्य टेस्ट क्रॉस कराया गया है। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए हैं उनका संकरण जो अप्रभावी पेरेंट्स हैं उनके द्वारा उनके साथ कराना। ठीक है, तो क्या टेस्ट क्रॉस मतलब F1 में हमें जो भी प्राप्त हुई है संतति उनका क्रॉस अप्रभावी पेरेंट से करवाना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और बैक क्रॉस भी होता है। बैक क्रॉस का मतलब जब इनका संकरण किसी भी पेरेंट से कराया जा सकता है, इनसे भी करा सकते हैं और इससे भी करा सकते हैं, प्रभावी और अप्रभावी किसी से भी कराया जा सकता है, वो होता है बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट है वो इस प्रकार है, जिसमें कि ये पेरेंट जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये सेम इसके जैसा दिखाई दे रहा है और ये इसके जैसा। तो यहाँ पर 48% प्रभावी पेरेंट्स की तरह है और यहाँ 48% जो रिसेसिव पेरेंट्स हैं उनकी तरह के लक्षण हैं। लेकिन यहाँ कुछ नए कॉम्बिनेशन बने हैं जो कि केवल 2% है और ये भी 2% है। तो जो ये रिकॉम्बिनेंट बने हैं जिसमें कि प्रतिशतता तो कम है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ है इस वजह से कुछ नए लक्षण भी प्राप्त हुए हैं। तो ये अपूर्ण लिंकेज का उदाहरण है या इनकम्प्लीट लिंकेज का। लिंक्ड जीन जो है वो फ्रूट फ्लाई में ड्रोसोफिला में देखा गया था और मॉर्गन और उनके साथियों द्वारा देखा गया था, और उन्होंने भी यही पाया कि जो रेशो होना चाहिए था 9:3:1 वो नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि एक जो क्रिया है क्रॉसिंग ओवर वो उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो मॉर्गन और जो उनके साथी थे उन्होंने लिंकेज की थ्योरी दी, जिसको कि गुणसूत्रीय सिद्धांत, संलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहते हैं, और जिससे पता चलता है कि लिंकेज की वजह से जो नए कॉम्बिनेशन है वो कम हो जाते हैं। वो इस प्रकार से है। लिंकेज की घटना दिखाने वाले जीन एक ही क्रोमोसोम में स्थित होते हैं और वंशानुक्रम की प्रक्रिया के दौरान अलग हो जाते हैं। जब जो भी गुणसूत्र लिंकेज दिखाता है वो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और वंशानुक्रम की वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं। मतलब जब सेंट्रोमेर से सेपरेट होते हैं तो उस क्रिया के बारे में बात हो रही है। लिंक्ड जीन के बीच की दूरी लिंकेज की ताकत को निर्धारित करते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है कि जीन जितने पास उपस्थित होंगे उनमें लिंकेज की परसेंटेज उतनी ही बढ़ेगी और दूरी होने पर लिंकेज कम हो जाएगा। और ये जैसे कि बताया कि जो गुणसूत्र पर जीन जो होते हैं वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं इस तरह से, ये पहले बताया जा चुका है। अब लिंकेज समूह किसे कहते हैं ये भी पूछा जाता है। लिंक्ड जीन के समूह जो एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं लिंक समूह कहलाते हैं। लेकिन गुणसूत्र के सभी जीनों के
समरूप गुणसूत्र पर अनेक समान जीन होते हैं, इसलिए क्रोमोसोम के एक समरूप युग्म के लिंकेज समूह होते हैं और ये एक रूप में ही माना जाता है इन्हें। किसी भी प्रजाति में लिंकेज समूह की संख्या गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। जैसे कि जियामीज में 10 जोड़ी गुणसूत्र है तो उसमें 10 लिंकेज समूह होंगे। अब इनको अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं कि किस में लिंकेज का क्या है। जैसे ये एक क्रोमोसोम बताया है जिसमें कि ये ए और बी लिंकेज जो ग्रुप है या लिंकेज जो जीन है बिल्कुल पास पास स्थित है। इसमें प्रभावी ए और बी उपस्थित है और इसमें अप्रभावी जो एलील्स होते हैं इनके ऊपर एलील्स के ऊपर ये अप्रभावी जीन उपस्थित है। अब लिंकेज की जो प्रक्रिया है उसमें सिस और ट्रांस एक प्रक्रिया है। सिस मतलब जब जो जीन होते हैं वो किसी एक क्रोमोसोम के एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित हो तो उसको सिस कहा जाता है। लेकिन जब जहाँ प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्रमुख और एक पुनरावर्ती एलील होता है उसे प्रतिकर्षण या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं या विन्यास कहते हैं। इसको इस चित्र में दिखाया जाता है। ये सिस कंडीशन है जिसमें कि दोनों जो प्रभावी एक ही क्रोमोसोम पे उपस्थित है और दोनों अप्रभावी दूसरे क्रोमोसोम पर उपस्थित है या सिस्टर क्रोमेटिड पे उपस्थित है। जबकि ट्रांस कंडीशन में एक प्रभावी उपस्थित है एक अप्रभावी है और दोनों में ही ऐसा है तो ये एक ट्रांस कंडीशन है। अब लिंकेज की प्रतिशतता की कितना प्रतिशत लिंकेज होगा। अब जैसे ये ए और बी बहुत पास पास है तो इनमें कंप्लीट लिंकेज होगा। इनमें इनकम्प्लीट क्योंकि इनमें डिस्टेंस बढ़ गया है और इनमें बिल्कुल लिंकेज नहीं होगा क्योंकि इनका जो दूरी है दो जीन के मध्य की वो बढ़ गई है। इस वजह से इनमें लिंकेज की संभावना बहुत कम है या नहीं के बराबर है। क्रॉसिंग ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही संतति में नए गुण आते हैं और नए सेट बनता है क्रोमोसोम का जिसमें कि नए कैरेक्टर्स होते हैं। इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से बिल्कुल हूबहू नहीं मिलते, उनमें कुछ अंतर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जिसमें दो समलिंगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़ते हैं और जो पुनः संयोजित क्रोमोसोम नॉन सिस्टर जो बहनें मतलब सिस्टर क्रोमेटिड के लिए आनुवंशिक सामग्री के विभिन्न खंडों का आदान प्रदान करते हैं। क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के समय होती है और जैसे कि अर्धसूत्री विभाजन की में एक होती है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और एक सेकंड। तो फर्स्ट में प्रोफेज मेटाफेज और एनाफेज तो कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसमें कि वो प्रोफेज अवस्था में स्टार्ट हो जाता है क्रॉसिंग ओवर होना और प्रोफेज अवस्था को ये काफ़ी भागों में बांटा गया है लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकाइटिन। तो ये जो इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं अर्धसूत्री विभाजन में कि अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम में प्रोफेज यहाँ पर प्रोफेज की लेप्टोटीन अवस्था लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकाइटिन। अब पैकाइटिन अवस्था में आते आते ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में आकर एक क्रॉसिंग ओवर की क्रिया करते हैं और काइस्मेटा का फॉर्मेशन करते हैं और जो गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान किया जाता है। क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही आनुवंशिक विभिन्नता प्राप्त होती है और ये सेंट्रोमियर के दोनों ओर हो सकती हैं। अभी आगे देखते हैं इसमें जब गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पर जाता है तो अलग हो रही कोशिकाएं पुत्री कोशिकाओं में पुनर्संयोजित एलील के साथ साथ पुत्री गुणसूत्र भी प्राप्त होते हैं। यह आनुवंशिक पुनर्संयोजन के कारण होता है और संतानों के पास माता पिता की तुलना में एलील व जीन का एक अलग सेट होता है और ये जो सेट होता है वो उनमें विभिन्नताएं लाता है। हम क्रॉसिंग ओवर को इस एक चित्र से समझेंगे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक सेट है जिसमें कि ये बीच वाली जो दोनों हैं अर्ध क्रोमेटिड ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं और ये एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं। इन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इन दोनों के बीच में
जो खंड है, क्रोमोसोम के खंड, उनका आदान प्रदान होगा। वो तब होगा जब ये एक इस प्रकार की काइज़मेटा नामक संरचना का फॉर्मेशन करेंगी। इस कंडीशन में इनके खंडों का आदान प्रदान होगा और ये एक नए कॉम्बिनेशन, देखने से, ऑब्जर्व करने से पता चलता है कि इसका ये वाला खंड इससे बदल चुका है और ये एक नए खंडों का आदान प्रदान करके न्यू कॉम्बिनेशन बना रहा है। अब जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया है वो अलग अलग, मतलब उसके कितने हो रही है क्रॉसिंग ओवर और सेंट्रोमियर के किस और हो रही है, उस पे उसके आधार पर हम इसको सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अगर जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया ये सेंट्रोमियर के केवल एक ही और हो रही है तो उसको सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और डबल क्रॉसिंग ओवर जब दोनों जो आर्म है इसकी गुणसूत्र की दोनों आर्म पर हो रहा है तो उसको डबल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, कि यहाँ पर भी हो रही है क्रॉसिंग ओवर की क्रिया, यहाँ पर भी हो रही है। एक और होता है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, जिसमें कि जो गुणसूत्र है पूरा उसमें कई जगह क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो रही हो तो इसे मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। जैसे कि इस चित्र में केवल एक ये सेंट्रोमियर की एक ही ओर हो रही है तो इसको केवल एक ही क्रॉसिंग ओवर कहा जाएगा या मोनो क्रॉसिंग ओवर कहा जाएगा। अब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में क्या अंतर है, हम कैसे उसको समझ सकते हैं। तो जो लिंकेज होता है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें जो जीन होते हैं वो बहुत पास पास उपस्थित होते हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर में ये थोड़े सेपरेट होते हैं और दूर दूर उपस्थित होते हैं, उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है। इनमें होमोलोगस क्रोमोसोम पर ये क्रिया होती है, लेकिन इसमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनके अंदर ये क्रिया होती है। इसमें नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते लिंकेज में, लेकिन इनमें वैरायटी या नए कॉम्बिनेशन बनने की वजह से इनमें विभिन्नताएं आती हैं संतति में। थैंक यू।